अररिया के क्या अहम मुद्दे हैं जिनको हाईलाइट किया जाए, जिस पर नेताओं का ध्यान, सरकार का ध्यान इस ओर आए? ऐसा कोई भी शख्स हमें नहीं मिला जो ये कहे कि हाँ हमें बाढ़ का पैसा मिला हो। क्यों? आखिर धरातल पे वो सारी योजनाएं क्यों काम नहीं कर रही? देखिए सर, हो रहा है 125 यूनिट। भाई आपको 125 यूनिट बिजली बिल माफ करना था तो आज से 5 साल पहले करते ना। बड़ा युवा पीढ़ी जो काफ़ी मेहनती होते हैं, मेहनतशील होते हैं, वो प्लान करके जाते हैं। तो प्लान कितना बड़ा मुद्दा है और इस पे बिहार सरकार क्यों काम नहीं कर रही? देखिए ये तो फसल तो बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान होता है। मक्के का फसल इस वजह से हो पाता है क्योंकि ये आपको सुखाड़ी के टाइम में होता है। जो बरसात के टाइम में जो संघर्ष करके तैयारी करते हैं कुछ एग्ज़ाम्स के, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो और टीचर के लिए हो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, दरोगा के लिए एग्ज़ाम्स हो, तैयारी करके जाते हैं, फिर पता चलता है पेपर लीक हो जाता है। तो ये कितना बड़ा इशू है, खासकर बिहार के लिए। काफ़ी लाठी डंडे भी चलते हैं, स्टूडेंट्स को काफ़ी मारा पीटा भी जाता है। क्या लगता है आपको इसमें? नहीं, ये स्वागत है द आवाज़ टाइम्स में। मैं कामरान सैफ। इन दिनों द आवाज़ टाइम्स की टीम सीमांचल का दौरा कर रही है। अभी हमारी टीम वो अररिया के अंदर है और जिसमें एक युवा मोहम्मद शादाब अहमद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शादाब साहब, मैं बात करना चाहूँगा, अगर अररिया से शुरुआत करते हैं तो क्या लगता है आपको अररिया के क्या अहम मुद्दे हैं जिनको हाईलाइट किया जाए, जिस पर नेताओं का ध्यान, सरकार का ध्यान इस ओर आए? देखिए अररिया में तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। जो मुख्य मुद्दे हैं, ये बाढ़ पीड़ित इलाका है। यहाँ के लोग बाढ़ से जूझते हैं और यहाँ पे बाढ़ से जो परेशानी होती है वो तो अहम मुद्दा है। शिक्षा है, रोजगार है और यहाँ ज़्यादातर ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण में लोगों को रोजगार की कमी है, रोजगार नहीं मिलता है और यहाँ से लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य वगैरह भी यहाँ पे उसका व्यवस्था नहीं है। लोगों को ग्रामीण से शहर आना पड़ता है। ग्रामीण में उस ढंग का व्यवस्था नहीं है कि लोग वहाँ पे अपना इलाज करा सके। तो मुख्य मुद्दा जो आपको यहाँ पे मिलेगा, मेन है बाढ़ से लोग पीड़ित हैं। बाढ़ का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य है और नौकरी है। ये सब अहम मुद्दा है यहाँ पे। देखिए हमारी टीम, हम लोग जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं उन्हें बाढ़ का पीड़ित जो इलाका है उसको ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हमने जो देखा है वो ये कि यहाँ के ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि आपदा के वक्त में जो पैसे से मदद दी जाती है, लोगों को राहत कैंप चलाया जाता है, लोगों के खाने की व्यवस्था की जाती है, ऐसा कोई भी शख्स हमें नहीं मिला जो ये कहे कि हाँ हमें बाढ़ का पैसा मिला हो। क्यों? आखिर धरातल पे वो सारी योजनाएं क्यों काम नहीं कर रही? देखिए सरकार तो करने की कोशिश कर रही है और जो हमको दिख रहा होता है कि नहीं सरकार बहुत सारा कुछ कर रही है, तो वो पर्दे पे दिख रहा होता है। जो आप ज़मीनी स्तर पे जाएंगे, जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वहां तक बहुत कम ही व्यवस्था पहुंच पाता है। लोगों को जो सरकार सहायता राशि देता है, 6,000 रुपये हो चाहे और भी जो हो राशन वगैरह, वो नहीं पहुंच पाता है। अगर पहुंच भी जाता है तो वहाँ के जो ग्रामीण यानी कि पंचायत स्तर के जो प्रतिनिधि होते हैं, वो उससे कुछ न कुछ आपको डिमांड कर ही लेते हैं। अगर 6,000 रुपया गया तो उसमें जो करप्शन लेवल है वो, उसका मैं बात बता रहा हूँ, तो उसमें से कम 6,000 में 2,000 1,000 रुपये वो काट लेते हैं। तो जो गरीब तबके के लोग हैं उस तक जो आपको प्रॉपर सहायता पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। और जो माने चलिए कि पदाधिकारी लोग को वहाँ पहुँचना चाहिए, उस ढंग से काम नहीं हो पाता है ज़मीनी स्तर पे। और बाढ़ से आपको हर साल लोगों को क्षति होता है और सैकड़ों एकड़ ज़मीन बंजर रह जाता है, खेती नहीं हो पाती है, दह जाता है, उसका मुआवजा किसान को बहुत कम मिल पाता है। तो ये तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है यहाँ की। कई लोग बता रहे थे कि इसमें सिर्फ एक फसल हो पाता है, मक्के की फसल हो पाता है, धान और गेहूं का फसल अगर लोग लगाते भी हैं तो बाढ़ आने के बाद बर्बाद हो जाता है। तो क्या लगता है कि कौन सा ऐसा कदम उठाया जाए जिससे जो फसल नुकसान ना हो किसानों का? देखिए फसल तो बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान होता है। मक्के का फसल इस वजह से हो पाता है क्योंकि ये आपको सुखाड़ी के टाइम में होता है। जो बरसात के टाइम में जो हम लोगों का जो धान मुख्य फसल है वो नहीं हो पाता है। बाढ़ आने के बाद अगर लोग उसका खेती भी करना चाहते हैं, बाढ़ आने के बाद वो सारा नष्ट हो जाता है और लोग धीरे धीरे धान की खेती करना छोड़ रहे हैं। भाई बर्बाद करने से क्या है? तो सबसे बड़ी बात है, इसके लिए सबसे पहला कदम तो ये उठाना चाहिए कि जो नदी इलाका है तो उसमें आपको बांध होना चाहिए प्रॉपर,
और बांध अगर जहाँ है भी तो उसको हर साल मरम्मत होना चाहिए। मरम्मत राशि भी आता है, वो कहाँ आता है कहाँ चला जाता है इसका ग्रामीण को कोई पता नहीं है। और जो लोग आसपास के गांव में बसे हुए हैं, नदी के गांव के आसपास में, वो लोग अपना जो है कि अपने फंड से चाहे अपना मेहनत से अपना गुजर बसर करने के लिए, घर नहीं कटे, ये सबको बचाने के लिए उन लोग अपना काम करते हैं। मगर जो सरकार की तरफ से मदद होना चाहिए, वहाँ तक पहुँचना चाहिए, बहुत कम हो पाता है। ये तो जब आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे तो आपको पता चलेगा ये। बिल्कुल। हमने एक कोशिश ये की थी कि जो नौजवान हैं, नौजवानों से हम सीमांचल के अंदर बात करेंगे पलायन के मुद्दे को लेकर, लेकिन जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो युवा नज़र ही नहीं आते हैं, या तो छोटे बच्चे हैं या बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि सीमांचल से एक लेबर मजदूर और एक युवा पीढ़ी, बड़ा युवा पीढ़ी जो काफ़ी मेहनती होते हैं, मेहनतशील होते हैं, वो प्लान करके जाते हैं, तो प्लान कितना बड़ा मुद्दा है और इस पे बिहार सरकार क्यों काम नहीं कर रही? देखिए, ये तो मुख्य मुद्दा है यहाँ का, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। यहाँ पे ये समझिए तो सदियों से जो हम लोग तो जितना उम्र हुआ उससे पहले से देख रहे हैं, जितना उम्र अपना हुआ है उसमें जो तजुर्बा महसूस हुआ है कि ये बहुत पुराना मुद्दा है। सरकार आती हैं, फिर जाती हैं, फिर नई सरकार बनती है। ये समस्या का जो समाधान है वो अब तक नहीं दिख रहा है। चुनाव के समय में बड़े बड़े नेता आते हैं, आश्वासन दे करके जाते हैं, ये फैक्ट्री लगेंगी, ये होगा, वो सब कुछ होता नहीं है चुनाव के बाद। वो तो बरसों से सुनते हुए आ रहे हैं, मगर कुछ होता नहीं है। यहाँ रोजगार नहीं है और उस ढंग का यहाँ पे मान के चलिए खेती भी नहीं हो पाता बाढ़ वगैरह की वजह से कि लोग अपना जीवन यापन करें। तो उसके लिए तो आपको घर चलाने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। यहाँ के लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर हैं, वो बाहर जाते हैं कमाने के लिए। उसकी फैमिली समझिए तो उसी से चलती है और उसका कोई उपाय नहीं है यहाँ कि फैक्ट्री होता, चाहे रोजगार होता, चाहे माने चलिए ग्रामीण में जो गवर्नमेंट का जो फंड आता है, मनरेगा है और सारा बहुत सारा फंड है और उसमें काम रोजगार मिले, वैसा कुछ नहीं होता है। वैसा तो अब तक नहीं देखने को मिला है। 1% 2% से तो समस्या का समाधान नहीं है यहाँ। तो हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें कई लोग ऐसे मिले जो यहीं रहकर मजदूरी करते हैं। उनका ये इल्ज़ाम था और ये कहना था कि हम जो मजदूरी करते हैं यहाँ, जैसे पुल निर्माण हो रहा है तो उसके अंदर हम मजदूरी कर रहे हैं, या रोड का निर्माण हो रहा है उसमें हम मजदूरी कर रहे हैं, तो उसमें जो ठेकेदार लोग होते हैं उनका पूरा वेतन नहीं देते हैं। तो क्या लगता है, करप्शन नीचे से लेकर ऊपर तक मौजूद है? देखिए, करप्शन का तो मुद्दा है। अभी कुछ समय से देखा जा रहा है कि यहाँ पे अफसरशाही, इस सरकार के दौर में अफसरशाही बढ़ा है। आप खुद का काम, छोटा सा काम, अगर मान के चलिए कि निवास बनाने जा रहे हो, जाति बनाने जा रहे हो, और छोटा जो यानी कि निचले स्तर का जो काम है, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, ये बेसिक चीज़ें हैं। इस पे तो जो मान के चलिए कि पंचायत सचिव हो, चाहे कार्यपालक हो, जो भी हो, उसमें इन लोगों को खुद से आगे आकर के लोगों का काम करना चाहिए। यहाँ पे स्थिति ये है कि आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार दौड़ेंगे और आपका जो सोचेंगे निःशुल्क काम नहीं होगा आपका। आप इतने परेशान हो जाएंगे, आज ये पेपर ले आओ, कल वो पेपर ले आओ, यानी कि इस तरह से आपको बुलाया जाएगा, दौड़ाया जाएगा कि आप मजबूर हो जाएंगे हम हाथ खोलें, कुछ तो हाथ खोलें तभी मेरा काम होगा। ये सिस्टम है अभी तो दिख रहा है ये आपका, यानी कि बगैर कुछ न कुछ साइड से दिए हुए आपका काम नहीं होगा। हालांकि ये जो लोग बनवाने जाते हैं ये एक गरीब तबके से लोग आते हैं और उनसे भी पैसा लिया जाता है। मैं एक शिक्षा पे बात करने की कोशिश करूँगा कि आपने भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो क्या ऐसा नहीं है कि बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था को इस ढंग से लाया जाए कि यहाँ के बच्चे उच्च शिक्षा पाने के लिए दिल्ली या इस तरीके के महानगरों में बच्चे जाते हैं, वहाँ पैसे नहीं होते, बीच में पढ़ाई छूटती है, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं सही हो सकती आपकी? देखिए, शिक्षा व्यवस्था यहाँ का, बिहार का बहुत जर्जर स्थिति में है। जैसे जो लोग माने चलिए कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो लोग घर से थोड़ा बहुत भी मजबूत हैं, वही कर पा रहे हैं। जो आप ये देखिएगा कि नहीं, एक मजदूर का बच्चा पढ़ करके निकल गया, वो 100 में से 200 में से यानी 1% भी नहीं है। वो भी बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत ज़्यादा है। और जो सोचेंगे नहीं आप सरकार के भरोसे पढ़ कर निकल जाइएगा, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, आपको ढंग का स्कूल नहीं है। आप ग्रामीण में जाएंगे, जो प्राइमरी स्कूल का स्थिति है, टीचर हैं
टीचर बहाल हुए हैं, टीचर हैं, मगर जो एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए और सिस्टमेटिक ढंग से हर एक चीज़ होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। अरे सरकार टीचर बहाल कर रही है ना? तो आपका जिम्मेदारी क्या है कि बच्चे को सही व्यवस्था से सही ढंग से पढ़ाई उन लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये कौन देखेगा? ये तो एक जिम्मेदारी है। सिर्फ स्कूल खोल देना और उसके बाद टीचर बहाल कर देना, ये समस्या का समाधान नहीं है। आप जाएंगे, जैसे कुछ उसमें राशन वगैरह का प्रावधान है, मिड डे मील वगैरह टाइप का जो चलता है, उसलिए उसके वजह से बच्चे आते हैं, मगर बच्चे को जो एक एजुकेशन होना चाहिए प्रॉपर, वो नहीं मिल पाता है। बच्चे आते हैं मगर उस ढंग का जो पढ़ाई का लेवल होना चाहिए वो नहीं है कि आप सरकारी स्कूल से उस ढंग से पढ़ करके आप एक आईएएस बन जाइएगा, चाहे कोई बड़े यूनिवर्सिटी में आप चले जाएंगे, नहीं। अगर वही लोग के बच्चे जा पाते हैं जो मान के चलिए प्राइवेट स्कूल में बच्चे अपने बच्चे को शुरू से पढ़ाए हो, ग्रामीण से डिस्ट्रिक्ट में ला के जिला में ला करके पढ़ाए हो, कोई एकेडमी में अच्छे एकेडमी में पढ़ाए, वो बच्चे निकलते हैं। ऐसे जो गरीब तबके के लोग हैं उसको तो कमाने खाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है, वो उतना फंड ही नहीं कर पाते बच्चे को पढ़ाएंगे। एक सवाल और, आप एक युवा हैं, इसको बहुत अच्छे से आप बता सकेंगे क्योंकि आप शिक्षित भी हैं। जो बच्चे संघर्ष करके तैयारी करते हैं कुछ एग्ज़ाम्स के, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो और टीचर के लिए हो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, दरोगा के लिए एग्ज़ाम्स हो, तैयारी करके जाते हैं, फिर पता चलता है पेपर लीक हो जाता है। तो ये कितना बड़ा इशू है, खासकर बिहार के लिए। काफ़ी लाठी डंडे भी चलते हैं, स्टूडेंट्स को काफ़ी मारा पीटा भी जाता है। क्या लगता है आपको इसमें? नहीं, ये तो बहुत बड़ा समस्या है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो मान के चलिए कि जो सिस्टम है वो तो सिस्टम को ही देखना पड़ेगा ना, सरकार इस पे क्या कर पाती है। इसमें तो सरकार का फॉल्ट है भाई, पेपर लीक कैसे हो जाएगा? सारा सिस्टम आपके हाथ में है, एग्ज़ाम्स आप करवा रहे हो, सब चीज़ आप करवा रहे हो, तो ये तो निगरानी उनकी है। ये बहुत, इससे जो गरीब जो निचले तबके के लोग हैं उनको बहुत नुकसान होगा। जो संघर्ष करके जाते हैं, 1-2% वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ जाके भी वो हार जाते हैं, ये तो दिक्कत है। एक चीज़ और, जब हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे उसमें प्राथमिकी जो स्वास्थ्य केंद्र है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल पा रही है। क्या सरकार के स्वास्थ्य विभाग में जो लोग हैं, क्या इस चीज़ को ज़मीन पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, या इसके अंदर पूरे तौर पर फॉल्ट है कि लोगों को, महिलाएं जैसे बात कर रही थी कि उनको डिलीवरी के लिए 20-20 किलोमीटर दूर शहर का रुख करना पड़ता है और वहाँ मोटी रकम भी मिलता है, तो बहुत संघर्ष है। और अंदर जाने के लिए एम्बुलेंस को रास्ता नहीं है और एम्बुलेंस नहीं आता है, तो क्या ये किसका फेलियर है जो लोगों को प्राथमिक? देखिए, इसमें तो सबसे बात है कि लोग जागरूक नहीं है, अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा अधिकार क्या है। ऐसे तो ग्रामीण लेवल में आप जब जाएंगे, जो छोटे छोटे गाँव में जाएंगे आप, तो भारत तो गांव का ही देश माना जाता है और बिहार में तो समझिए कि गांव में लोग ही रहते हैं। तो जब ग्रामीण स्तर पे, जब आप निचले स्तर पे जाएंगे, सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे ये है कि लोगों को रास्ता नहीं है। वहाँ पे छोटी बाइक भी, जो छोटी गाड़ी होती है, वो भी जाना मुश्किल है, तो एम्बुलेंस तो बहुत दूर की बात है। तो वो तो फेस कर ही रहे हैं प्रॉब्लम, और लोगों को अपना अधिकार पता नहीं है कि हमको स्वास्थ्य के प्रति क्या अधिकार है हमारा, क्या हमको मिल रहा है। ये सब उन लोगों को जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। जब तक जागरूक नहीं होंगे तो फिर दिक्कत रहेगा, और उस ढंग का सुविधा भी नहीं है। मेरे हिसाब से पंचायत में कम से कम एक एम्बुलेंस होना चाहिए, उस ढंग का सुविधा होना चाहिए जो डिलीवरी पेशेंट हो और भी जो दिगर इलाज के लिए कम से कम उसको हॉस्पिटल तक लाया जा सके, वो उसकी सुविधा की कमी है अभी। और इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि एटलीस्ट पंचायत लेवल पे कम से कम एम्बुलेंस होना चाहिए। जैसे आपने पंचायत की बात किया, तो ये पंचायती राज का गांधी जी का एक बड़ा सपना था कि ग्रामीण जो है वो इलाका जो तरक्की करे और अच्छा खासा फंड पंचायत को मिलता है, तो क्या वो धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लोगों को बेसिक चीज़ों के बारे में पता नहीं है, या इतने सारे फंड्स आते हैं वो जाते कहाँ हैं? कि आज भी नली गली के लोगों को प्रॉब्लम है, इंदिरा आवास का प्रॉब्लम है, कहाँ जा रहा है आखिर ये फंड? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे अगर आपको अपने हक का मालूम हो कि इस गवर्नमेंट मेरे लिए क्या कर रही है, तो आप आवाज़ उठाएंगे, है ना। और मुझे पता ही नहीं रहेगा कि मेरे लिए क्या आ रहा है और मुझे क्या मिल रहा है, तो उसके लिए आपको जो मिल रहा है आप एहसान समझेंगे।
सेम यही चीज़ हो रहा है अभी पंचायत में। जो निचले स्तर में जाएंगे आप, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो अगर कुछ जनता के लिए 1% भी कर दे तो उसको ऐसा लगता है कि ये हम मुखिया जी की तरफ से मेरे ऊपर एहसान हुआ है। अगर जैसे आवास के बारे में आप बात कर रहे हैं, आवास गवर्नमेंट का ये सपना है कि हर लोगों को अपना छत होना चाहिए, मगर वो हो नहीं पा रहा है। हम जहाँ तक मेरा जो जहाँ तक तजुर्बा है, जैसे आवास मिलता है खर्च के नाम पे, चाहे और भी चीज़ों के नाम पे, उनसे मोटा रकम 10,000 20,000 रुपया उनसे ले लिया जाता है कि यहाँ खर्च है, आपको अगला किस्त इतना पे करने के बाद मिलेगा। ये सब चीज़ हैं, लोग बोलते नहीं हैं। अगर आप खुद जाएंगे वहाँ पूछने के लिए, चाहे ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, आपसे बात नहीं करेंगे इस टॉपिक पे। क्यों? मुखिया जी हमको दिए हैं, अभी मेरा और किस्त रुका हुआ है, अगर आप इस टॉपिक पे बात करेंगे तो फिर हमको नहीं मिलेगा। लोग जो ग्रामीण में प्रतिनिधि उससे थोड़ा डरते हैं, इस वजह से लोग नहीं बोलते हैं। ये सिस्टम हो गया है कि अगर जो अच्छा खासा घर बना हुआ उसको आवास मिला, वो बेचारे घर तोड़ रहे हैं कि हम नए सिरे से बनाएंगे। ये नौबत आता है कि आपको आधा काम होकर के फंड खत्म हो जाता है। फिर क्या होना है, फिर घर भी उसका जो बना हुआ था वो भी टूट गया और छत भी नहीं मिला, मजबूरी लोग फिर दिल्ली पंजाब करते हैं, परेशान रहते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। और जो राशि दिया जाता है उस राशि में घर कहाँ से बनेगा? इतनी महंगाई में 1 लाख 1.25 लाख में क्या घर बनेगा आपका? क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? बिल्कुल। अब जैसे बाढ़ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, कई ऐसे राज्य हैं जिसके अंदर अभी बाढ़ आया, जैसे पंजाब के अंदर आया, कश्मीर के अंदर आया, तो मतलब पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया उसके सपोर्ट में। ये एक अच्छी चीज़ भी है कि अगर हमारे देश के अंदर कोई आपदा आती है तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस बीच बिहार के अंदर भी सैलाब आया, एक जमुनिया पूरा गांव बह गया, और ऐसे कई उदाहरण हैं। और हर साल खासकर सीमांचल के अंदर बाढ़ का प्रकोप रहता है। लेकिन इसकी बात क्यों नहीं होती? वहाँ पंजाब में पूरी पंजाब इंडस्ट्री जो है वो उसके सपोर्ट में खड़ी हो गई, लोगों से अपील करने लगी। लेकिन हमारे बिहार में ना कोई बड़ा पदाधिकारी हो या फिर सेलिब्रिटी हो, कोई भी खड़ा नज़र नहीं आता है। तो हमें नहीं लगता है कि हमारे अपने ही जो हमसे बिछड़ रहे हैं। देखिए, ये तो बाढ़ की बात हो रही है, हम लोग इस पे लगातार बात कर रहे हैं। ये यहाँ का बहुत बड़ा समस्या है। 2017 में जब बाढ़ आया था, उस टाइम में हम लोग अपने स्तर पे उस टाइम में पढ़ाई कर रहे थे, जो बन सका, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा मोटा फंड हो, जो भी हम लोग अपने दोस्त यार मिल करके जो हो सका किए हम लोग। तो उस टाइम में भी देखा गया, और ऐसा नहीं कि फंड नहीं आया, उस टाइम में भी जब दिख रहा था कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा लगा कि अब हम लोग बाढ़ मुक्त हो जाएंगे, डैम बनेगा, फलाना होगा, चिलाना होगा, बहुत सारा कुछ ऐसा लगा कि अब यहाँ से बाढ़ मुक्त हो जाएगा अपना जो इलाका है। मगर वैसा कुछ नहीं है। जिस टाइम में आपदा आता है उस टाइम में सब लोग जागते हैं, बड़े बड़े नेता जागेंगे, और जो सब लोग ऐसा लगेगा कि हमारे साथ सब है। धीरे धीरे दिन गुजरेगा, आपका सारा फिर जस का तस। वैसा कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अगर सरकार चाह ले कि इसका समाधान निकालने के लिए, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल, एक से एक समाधान है। डैम बनाएंगे, पानी को डाइवर्ट करेंगे, जहाँ सुखाड़ है वहाँ पानी डाइवर्ट होगा। तो वो सब चीज़ होना चाहिए, मगर हो नहीं रहा। एक गांव में थे, उस गांव से 200 मीटर की दूरी पे एक बकरा ऐसे करके कोई बकरा नदी है, वो गुजर रहा है, और वहाँ पर ना तो पानी रोकने की कोई सुविधा है, और बड़ी आबादी वहाँ रह रही है, और उनका कहना है कि हमारे घरों के अंदर पानी आ जाता है और उनको कोई राहत नहीं पहुँचाया जाता है। तो क्या इसमें सबसे जो इंस्पेक्शन के लिए पदाधिकारी आते हैं या वहाँ के जो लोकल क्षेत्रीय नेता है, किनका फॉल्ट है? देखिए, पदाधिकारी तो अपने जगह पर हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के लोग पदाधिकारी से बात करने में बहुत संकोच, यानी कि डरते हैं, कैसे बात करें, साहब हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पे है। पदाधिकारी हमारे लिए है ना, और जो फेमिलियर नहीं हो पाते हैं, उनसे बात नहीं हो पाती है, आप अपने हक को जाकर के वहाँ मांग नहीं सकते हैं। जो लोकल प्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आपको जब चुना गया है आप उनके लिए आवाज़ उठाएं, और जितना भी सुविधा है उन लोगों तक पहुँचाएं। ये उनकी जिम्मेदारी है। जब आप लोकल लीडर हैं, आप ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, सरपंच हों, वार्ड मेंबर जो भी हों, लोगों ने चुना है, तो क्योंकि पब्लिक से तो डायरेक्ट वही जुड़े हुए हैं ना। जैसे विधायक हैं, विधायक क्या हम लोग
जो ग्रामीण तबके के लोग हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे, पदाधिकारी के पास नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो लोकल नेता है, उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, उन लोगों को हक के लिए आवाज उठाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो फायदा हो सके पहुंचाना चाहिए, इसका समाधान ढूंढना चाहिए। अगर मान के चलिए कि बाढ़ आ रहा हो, बगल में बहुत बड़ी आबादी है, तो एटलीस्ट कम से कम साल में एक बार तो उसमें मिट्टी पड़ना चाहिए बांध पे। जो बांध डैमेज है उसको ठीक करना चाहिए। वहां पे होता है क्या, असल मसला ये है कि बाढ़ नहीं आएगा और आपका बांध नहीं टूटेगा तो फिर प्रतिनिधि को भी कमाई नहीं होगा ना, फंडिंग आएगा कहाँ से। तो वो लोग भी जस का तस बस नजर रखते हैं कि ठीक है रहने दो, अब होगा, जब होगा तब फिर सोचेंगे। अगर चाह ले तो फिर नुकसान होगा। जैसे अभी माने चलिए कि अगर 100% नुकसान हो रहा है तो आपको एटलीस्ट हम 20% 40% तो नुकसान से बच सकते हैं। पहल तो किया जाए, पहल नहीं हो पाता है। अब हम थोड़ा पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं। अभी विधानसभा चुनाव होना है, हर तरफ हलचल है इसका, चूँकि टिकट वितरण का वक्त आ चुका है, सारी पार्टियां हर जगह पहुंच रही हैं। इस बीच क्या लगता है आपको, इस बार का जो विधानसभा चुनाव होना है इसमें क्या कुछ नया हो सकता है? क्या वही जो पुरानी नीति रही है बिहार की कि जाति के नाम पर वोट होना, या एक बाहुबल का अगर किसी का चेहरा है तो उसके नाम पर वोट होना, किस इस बार की राजनीति किस ओर जा रही है? देखिए, ये तो शुरू से ही चलते आया है बिहार में, जो देखने को मिल रहा है। बिहार क्या, हिंदुस्तान कह लीजिए आप, यहाँ पे आपको जातिवाद पे ही पॉलिटिक्स है, राजनीति, धर्म की राजनीति है, जात में बढ़ जाते हैं लोग। और यहाँ पे सब देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या, फॉल्ट हम लोगों का भी है। हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले लोग हैं, छोटे लोग बहुत नादान और मासूम होते हैं। उसके साथ क्या बिता हो इस 5 साल में, वो 10 दिन में आपके भाषण में भूल जाएंगे। ठीक, बड़े बड़े सपने जो दिखाया जाएगा कि हम आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, उस पे लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। अपने जात को, अपने धर्म को लेकर के एक उनके अंदर थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आ जाता है। इस वजह से लोग जात पे चले जाते हैं, धर्म पे चले जाते हैं, जो उनका अहम मुद्दा है उसको भूल जाते हैं वो। फिर जब लोगों को धीरे धीरे जब रियलाइज होता है, तब तो लोग वोट लेकर के नेता जा चुके होते हैं। ये एक तरह का समझिए सिस्टम बना हुआ है। और अभी देख लीजिए, जैसे चुनाव का जब समय आया है, आपको वैकेंसी भी आ रहा है ना, आपको बिजली बिल भी माफ हो रहा है 125 यूनिट। भाई, आपको 125 यूनिट बिजली बिल माफ करना था तो आज से 5 साल पहले करते ना। 20 साल से आपकी सरकार है, छोड़िए 20 साल को, 5 साल पहले करते, 4 साल 5 साल लोग लाभ लेता, तब न समझ में आता। अभी चुनाव है, आप बिजली बिल कम कर दे रहे हैं और बड़े बड़े सपना दिखा रहे हैं कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, महिला के अकाउंट में पैसा जा रहा है 10-10 हज़ार। ये सब तो मेरे समझ से पड़े है। क्या पता चुनाव के बाद जो चीज़ अभी मिल रहा है वो मिले नहीं मिले। इसको कह सकते हैं कि चुनावी रेवड़ी। हाँ, कह सकते हैं आप, 100% कह सकते हैं। अच्छा, एक इस बार का जो चुनाव थोड़ा दिलचस्प होने वाला है। ऐसा जो राजनीतिक विशेषज्ञ लोग हैं वो ये कहते हैं कि बिहार में पहले आरजेडी जेडीयू मतलब इंडिया एनडीए होता था। इस बार प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो चुकी है, लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं उन्होंने भी अपनी पार्टी बना ली है और कई पार्टियां हैं उनके साथ। तो क्या लगता है आपको, इस बार का चुनाव दिलचस्प होगा पिछली बार के चुनाव से? देखिए, थोड़ा तो अलग होना है, बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते हैं। मेन यहाँ पे जो चुनाव होता है वो आपको एनडीए वर्सेस इंडिया ही, महागठबंधन ही जो शुरू से देखने को मिला है। इसमें जो नई पार्टी है जैसे प्रशांत किशोर जी हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये है कि मेरे अनुभव से ये मुझे जो लग रहा है, आप धरातल पे क्या उससे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है इससे ये फायदा होगा एनडीए को, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो वन वे चलता है। एनडीए डैमेज नहीं होता है। हाँ, वो डैमेज नहीं होता है। ये जितनी भी पार्टियां हैं और जितने भी निर्दलीय लोग आ रहे हैं, मीम हो और जो भी हो, और भी जो ये वो सारा वोट जो है वो गठबंधन का ही काटने जा रहे हैं। तो इससे इतना है कि 10 मेरे अनुभव से 10 से 15 सीट एनडीए को प्लस होने जा रहा है। जो माने चलिए कि 10 से 5 हज़ार का मार्जिन का जो
मामला रहता था, जैसे 5,000 के मार्जिन में हार जीत होता था, 10,000 के मार्जिन में हार जीत होता था। जो पार्टी हैं वो तो काटेंगे गठबंधन का ही, है ना। पर ये एनडीए का तो मेरे ख्याल से बहुत कम उनका, यानी कि वन वे वोट होता है, जो उनका वोट है वो है। मेरा अनुभव है कि उनका बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होने जा रहा है, डैमेज होगा इंडिया गठबंधन का। तो इसके वजह से एनडीए को फ़ायदा पहुंचेगा, 10 से 15 सीट का फ़ायदा पहुंचेगा। इंडिया गठबंधन की हम लोग बात कर रहे थे, इसमें कांग्रेस ने इस बार सीडब्ल्यूसी की अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई है, कई दशकों बाद हुई है ये मीटिंग, और इतने बड़े पैमाने पर मीटिंग हुई है। या फिर वोटर अधिकार यात्रा निकला जिसमें राहुल गांधी ने बिहार का भ्रमण किया, एक बड़ी भीड़ आ रही थी उसको देखने, और वोट चोरी के मुद्दे को काफ़ी मतलब विस्तार से लोगों को बिहार में खासकर उसको बताया गया। तो लगता है आपको कि कांग्रेस को इसका कुछ खास फ़ायदा होगा, या उसकी संगठन दोबारा जिंदा हो पाएगी, या पिछली बार 70 सीट में से 20 सीट सिर्फ ला पाई थी, तो इस बार का परफॉर्मेंस उनका अच्छा हो? देखिए, जो मुख्य मुद्दा है यहाँ का, बाढ़ है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नौकरी है, इस पे बात होना चाहिए। प्राइमरी जो मुद्दा है ये, वोट चोरी का मुद्दा बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों को पहले, लेकिन ये मुद्दा तो काफ़ी संवेदनशील है, मगर यहाँ पे हमको नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कारगर होगा। यहाँ पे जो मुख्य मुद्दा है, लोग खुद में परेशान हैं भाई, रोजगार नहीं है। छोटा सा वैकेंसी आ जाता है तो लाखों लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख लोग लाइन में खड़े रहते हैं। तो बड़ा मुद्दा है कि भाई रोजगार के लिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो प्लान हो रहा है उसके लिए क्या कर रहे हैं आप। बिहार का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो वही है। और जहाँ तक कांग्रेस संगठन की बात है, कांग्रेस संगठन जमीनी स्तर पे, आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो मजबूत नहीं है, उनको ग्राउंड लेवल पे मेहनत करने की जरूरत है। मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने बात किया पलायन का और दोस्तों जो इश्यूज़ हैं, तो इसको तो विपक्ष मजबूती से उठा रहा है, और एनडीए की जो सरकार है और उसका सेंट्रल के अंदर भी है, स्टेट में भी है, और पिछले 19-20 साल से जो कि नीतीश कुमार जी इस सत्ता में बने हुए हैं, तो ये सवाल उनसे पूछा जाएगा तो लोग जाहिर सी बात अगर इससे नाराज़ होंगे तो वोट तो फिर इंडिया गठबंधन को मिलनी चाहिए। देखिए, लॉजिकली तो मिलना चाहिए, मगर चुनाव के समय, जब चुनाव करीब आता है तो सारा डाइवर्जन हो जाता है आपको धर्म पे, जात पे, अपने लोगों पे। तो जो मेन मुद्दा है वो डाइवर्ट हो जाता है। अब तक तो यही देखने को मिला है कि मेन मुद्दे पे अगर चुनाव हो तो उसका तो फिर समीकरण ही अलग रहेगा। लास्ट तक आपको सारा जो डाइवर्जन है वो हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल का आपने बहुत सरलता के साथ आपने जवाब दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए द आवाज़ टाइम्स। मैं कामरान सैफ, कैमरे के पीछे कैफ। धन्यवाद।